सोच के देखिए, दो ट्रेडिंग कंपनियां जो बस मसालों और कपड़ों के लिए लड़ने आई थीं, लेकिन उनकी लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि उसने एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य ही तय कर दिया। जी हाँ, आज हम उसी 18वीं सदी के महाटकराव की कहानी में चलेंगे, जिसने आगे चलकर भारत की तकदीर लिख दी। सवाल यही है ना, कि आखिर कैसे एक व्यापारिक दुश्मनी, एक ट्रेड राइवलरी, एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत तय कर सकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे यूरोप की इन दो ताकतों के बीच के संघर्ष ने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल डाला। तो पहला सवाल, ये लड़ाई आखिर किस लिए थी? देखिए, किसी भी संघर्ष को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि वो हो किस चीज के लिए रहा है। और यहाँ जिस अनमोल खजाने पर सबकी नजर थी, वो था भारत। हुआ ये कि 1700 की शुरुआत में जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, वो बिखर रहा था। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम, यानी एक शक्ति का शून्य पैदा हो गया। और जब भी ऐसा होता है तो बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। और इस खाली मैदान में उतरे दो सबसे बड़े खिलाड़ी। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, इनकी नजरें कहीं ज्यादा बड़ी चीज पर थीं। इनकी नजरें थीं पूरे भारत पर। तो राउंड 1, शुरुआती हमले। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पता है, इस संघर्ष का पहला दौर भारत को लेकर शुरू ही नहीं हुआ था। जी नहीं, इसकी जड़ें तो कहीं और ही थीं। तो देखिए, 1746 में फ्रांसीसी सेना ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1748 में एक संधि हुई और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। असल में ये लड़ाई यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का बस एक छोटा सा हिस्सा थी। सोचिए, हजारों मील दूर की एक लड़ाई की चिंगारी अब भारत तक पहुंच चुकी थी, जो ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर लोकल जमीन पर कैसे पड़ रहा था। मतलब साफ है, ये शुरुआत में कोई भारतीय संघर्ष था ही नहीं। ये तो यूरोप की दुश्मनी थी, जो बस भारत की जमीन पर लड़ी जा रही थी। और इसमें इस्तेमाल हो रहे थे भारतीय सैनिक और भारतीय संसाधन। तो नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, एक तरह से मैच ड्रॉ हो गया। जो इनाम था वो अभी भी दांव पर लगा हुआ था। कागज पर तो शांति हो गई थी, लेकिन जमीन पर तनाव और दुश्मनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब आते हैं दूसरे दौर पर, प्रॉक्सी युद्ध। जब आमने सामने की लड़ाई से बात नहीं बनी, तो दोनों शक्तियों ने अपनी रणनीति ही बदल दी। अब ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक जटिल शतरंज का खेल बन गया था। इस बार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने सीधे लड़ने के बजाय भारतीय रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल देना शुरू किया। जहां भी गद्दी के लिए झगड़े शुरू हुए, दोनों ने अपने अपने दावेदारों का समर्थन करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल एक शतरंज की बिसात जैसा था। देखिए, हैदराबाद में अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया, तो फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का। कर्नाटक में अंग्रेज मोहम्मद अली के साथ थे, तो फ्रांसीसी चंदा साहिब के। ये क्लासिक फूट डालो और राज करो की रणनीति थी। और इसी को कहते हैं प्रॉक्सी युद्ध, जब दो बड़ी ताकतें सीधे भिड़ने के बजाय किसी और को अपनी जगह लड़ने देती हैं। अब संघर्ष का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। और इसी शतरंज के खेल के बीच एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की, एक महत्वाकांक्षी ब्रिटिश अधिकारी, जिसने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया कि पूरा खेल ही पलट गया। 1751 में आरकोट की घेराबंदी एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था, जिसने युद्ध का रुख अंग्रेजों के पक्ष में मोड़ दिया। और अब द फाइनल शोडाउन, अंतिम मुकाबला। यह लड़ाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा थी। एक ऐसा वैश्विक संघर्ष जो यूरोप से लेकर अमेरिका और भारत तक लड़ा जा रहा था। तो देखिए, 1756 में लड़ाई फिर से शुरू हुई। 1760 में वांडी वॉश की वो निर्णायक लड़ाई हुई। 1761 तक अंग्रेजों ने फ्रांसीसी राजधानी पौंडीचेरी पर भी कब्जा कर लिया और आखिरकार 1763 में पेरिस की संधि ने इस जंग को खत्म कर दिया। इस पूरे 70 साल के संघर्ष का नतीजा सिर्फ एक लड़ाई से तय होना था, एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1760, जगह थी वांडी वॉश। ये वो पल था जब फ्रांसीसियों की भारत में साम्राज्य बनाने की उम्मीदों पर आखिरी और सबसे करारा प्रहार हुआ। वांडी वॉश की लड़ाई में ब्रिटिश जीत ने भारत में फ्रांसीसी सैन्य शक्ति की कमर तोड़ दी। उनकी सारी महत्वाकांक्षाएं इसी युद्ध के मैदान में दफन हो गईं। तो सबसे बड़ा सवाल, अंग्रेज आखिर जीते कैसे?
क्या वजह थी कि वो इस लंबी लड़ाई में फ्रांसीसियों पर भारी पड़े? चलिए, इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। ब्रिटिश जीत के पीछे कई बड़े कारण थे। उनकी नौसेना ज्यादा मजबूत थी, उनके पास बेहतर वित्तीय संसाधन थे, उनके पास रॉबर्ट क्लाइव जैसे निर्णायक नेता थे, उन्हें अपनी सरकार से मजबूत समर्थन मिला और बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता जैसे जरूरी बंदरगाहों पर भी उनका नियंत्रण था। आखिर में ये लड़ाई हथियारों के साथ साथ पैसों से भी लड़ी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी संस्था थी जिसे सरकार का पूरा समर्थन था और वो ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। वहीं फ्रांसीसी कंपनी सरकारी नियंत्रण में थी और हमेशा आर्थिक तंगी से जूझती रही। बस यही आर्थिक और नौसैनिक बढ़त निर्णायक साबित हुई। प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो गई थी, लड़ाई जीती जा चुकी थी, लेकिन भारत के लिए इसका क्या मतलब था? इस जीत का परिणाम सीधा और स्पष्ट था। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। फ्रांसीसियों के हटने के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक व्यापारिक शक्ति से एक साम्राज्यवादी शासक बनने का रास्ता पूरी तरह खुल गया और यहीं से ब्रिटिश राज की नींव पड़ी।